हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स, जो कि 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक के होंगे, जिसमें हम पहले कुछ टॉपिक कवर करेंगे, के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल जीके एजुकॉट चैनल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है। जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है वो इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकता है। इसमें आपको कंपटीशन एग्जाम से जुड़े जितने सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। करंटली अभी 2 सीरीज चल रही है, एक मैथ की सीरीज और एक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज। तो आप भी इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, हिमाचल प्रदेश में सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई है। इसका क्या उद्देश्य है वो हम जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। उसने सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य में अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। किनको? जो अनाथ है और निराश्रित बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देना और उनकी लाइफ को और बेटर करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय विधेयक 2023 बेसहारा बच्चों को राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनाता है। राज्य के लगभग 6000 बेसहारा बच्चों को राज्य के बच्चों के रूप में अपनाया गया है। इन बच्चों को अब आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की मदद मिलेगी। विधेयक में भूमिहीन अनाथों को 3 बिस्वा भूमि आवंटन और आवास अनुदान का भी प्रावधान है। सेकंड आ जाता दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे नजदीक ब्लैक होल की खोज की है। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल तब बनते हैं जब बड़े पैमाने पर तारे अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ढह जाते हैं, जिससे अविश्वसनीय रूप से घनी वस्तुएं बनती है। वे इतने घने होते हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वह किसी भी चीज को फंसा सकते हैं, जिसमें प्रकाश भी शामिल है। यानी ये हमारे ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा होल बन जाता है, तारों के ढह जाने से, तारों के नष्ट हो जाने से एक ऐसा होल बन जाता है जिसमें इतना तेज ग्रेविटी होता है कि उसमें उसके अंदर से प्रकाश भी गुजरेगा, वो भी अवशोषित हो जाएगा। इस खोज ने इन गुण ब्रह्मांडीय वस्तुओं का अध्ययन करने और ब्रह्मांड को आकार देने में उनकी भूमिका को समझने के लिए संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल दी है। BH1 अब तक का खोजा गया सबसे निकटतम ब्लैक होल है। यह पृथ्वी से 1560 प्रकाश वर्ष दूर ओफिचूस नक्षत्र की दिशा में स्थित है। ओफिचूस नक्षत्र की दिशा में स्थित है। इसकी खोज खगोलविदों की एक टीम ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA गया उपग्रह का उपयोग करके की गई थी, जिसे मिल्की वे आकाशगंगा में सितारों की स्थिति और गति को सटीक रूप से मापने के लिए डिजाइन किया गया था। BH1 के अलावा गया उपग्रह ने पृथ्वी के दूसरे सबसे निकटतम ब्लैक होल गया BH2 को भी खोजा है, जो कि तारामंडल सेंटारस में 3800 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये 2 ब्लैक होल है, BH1 और BH2। जो सबसे निकट है वो 1560 प्रकाश वर्ष है और दूसरा जो है वो 3800 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष क्या है? यह ब्रह्मांड के अंदर दूरी को मापने की इकाई है। नेक्स्ट आ जाता है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यानी कि UN स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए चुना गया है, जिससे हमारे देश का सांख्यिकी विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में विशेषता को दर्शाता है। भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। भारत को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में गुप्त मतदान में हुए 53 में से 40 वोट हासिल किए। एशिया पैसिफिक स्टेटस की श्रेणी में अन्य सीट जीतने वाला देश दक्षिण कोरिया है। अब दोस्तों पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल सम्मान के बारे में, जो कि पोलैंड के द्वारा दिया जाता है। और अब की बार किसको दिया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है? ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी फिलहाल वार चल रहा है, जो कि पिछले साल मार्च में शुरू हुआ था। तो इस सम्मान के बारे में पढ़ते हैं। पोलैंड का सर्वोच्च आदेश द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल का एक समृद्ध विकास है, जो कि 1 नवंबर 1705 को अगस्त 2 द स्ट्रॉन्ग से जुड़ा है।
यह पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित लोगों को उनकी योग्यता के लिए और विदेशों के सर्वोच्च रैंकिंग वाले प्रतिनिधियों को प्रदान किया जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में पोलैंड का दौरा किया। पोलैंड यूक्रेन का एक करीबी सहयोगी है, जिसमें लाखों यूक्रेनी नागरिकों को शरण दी है और महत्वपूर्ण हथियारों के साथ कीव सरकार की सहायता की है। कीव क्या है? कीव यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने की पोलैंड की इच्छा दोनों देशों के बीच एक मजबूत बंधन को उजागर करती है। जैसा कि यूक्रेन अपने अक्षेत्र को फिर से हासिल करने के लिए जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है, पोलैंड का समर्थन महत्वपूर्ण है। उसके लिए पोलैंड का समर्थन महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों पढ़ते हैं केरल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में। ये क्या है, इसको समझते हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जिसको GEC भी बोला जाता है, परियोजना का मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकास की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत 3 GEC परियोजनाएं शुरू की जाएगी। इसमें फर्स्ट है वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए नॉर्थ ग्रीन पावर कॉरिडोर परियोजना। सेकंड है अट्टापडी, अगाली और कोटाथारा क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों में अट्टापडी ग्रीन पावर कॉरिडोर परियोजना। और थर्ड है इडुक्की जिले को लाभान्वित करने वाली रामकल मेडू ग्रीन पावर कॉरिडोर योजना शामिल है। तो ये 3 परियोजनाएं हैं जो GEC के तहत जो है केरल में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों पढ़ लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इसकी वर्षगांठ हर साल 13 अप्रैल को मनाई जाती है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने महान शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बारे में पढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 को यानी बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर ने 1000 लोगों की भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए थे। लोग पार्क में रोलेट एक्ट के विरोध में एकत्र हुए थे। रोलेट एक्ट क्या है? इस कानून के तहत जो है ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 साल तक आतंक के संदेह में कैद करने का अधिकार देती है। इस बैनर के ऊपर अपील करने की कोई अदालत नहीं थी। इस अधिनियम ने प्रेस पर भी गंभीर प्रतिबंध लगाए थे। दोस्तों अब पढ़ते हैं ओरियम वार गेम के बारे में। ये क्या है? ओरियन वार गेम क्या है? ओरियन वार गेम जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसकी मेजबानी फ्रांस के द्वारा की जाएगी। अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लेकर 5 मई तक इसके आयोजित होने की उम्मीद है। इस अभ्यास में भारत सहित विभिन्न देश शामिल होंगे और एक सिमुलेटेड युद्ध परिदृश्य में उनकी लड़ाकू क्षमताओं का परीक्षण करेंगे। अब दोस्तों पढ़ते हैं हिमाचल दिवस के बारे में, जो हर साल जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के निर्माण की स्मृति में हिमाचल दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था। उसके बाद 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर लिया गया। 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया तथा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। अब पढ़ते हैं दोस्तों अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन के बारे में। भारत सरकार ने हाल ही में देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल के तहत अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन को लॉन्च किया है। क्या नाम है? अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। इस 8 दिवसीय विशेष दौर में अंबेडकर से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थान शामिल है, जिसमें आ जाता है नई दिल्ली, महू, नागपुर, सांची, सारनाथ, गया, राजगीर और नालंदा। यह ट्रेन पर्यटन और रेल मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य है न केवल व्यापक पर्यटकों बल्कि दलित समुदाय को भी आकर्षित करना है। तो ये था दोस्तों अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश में ITBP की 6 बटालियनों को तैनात किया है। किस लिए? भारत सरकार ने घोषणा की कि वह चीन का मुकाबला करने के लिए भारत के उत्तर पूर्वी सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में 7 ITBP बटालियनों में से 6 को तैनात करेगा। यह निर्णय फरवरी में किया गया था।
जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने आईटीबीपी के 9400 कर्मियों को नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह कदम भारत और चीनी सेना के बीच 2020 के गतिरोध के बाद आया है, जिसके कारण जो वास्तविक नियंत्रक रेखा यानी एलएसी के साथ उनकी सैन्य उपस्थिति में वृद्धि हुई थी। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन दो देशों के बीच में? भारत और चाइना के बीच में। और एलओसी किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके बारे में और पढ़ते हैं। भारत चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा भारत की जो सीमा किस देश के साथ लगती है वो है बांग्लादेश। ये कितनी किलोमीटर है आप सर्च करके कमेंट में बताइए। आगे दोस्तों पढ़ते हैं नमन कार्यक्रम के बारे में। नमन कार्यक्रम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस और एनजीओ आश्रय हस्त ट्रस्ट ने हाल ही में नमन नामक एक मॉडल व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस और एएचटी ने। इसे 3 वर्षों में 4 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में संसाधन निर्माण शामिल है, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण शामिल है। दूसरे चरण में संबंधित तालुकों के मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए स्थितिजन्य विश्लेषण का संचालन शामिल होगा। और तीसरे चरण में हस्तक्षेप है, जिसमें चिकित्सा और पुनर्वास सेवाएं शामिल है। अंतिम चरण मूल्यांकन रहेगा। अब दोस्तों पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन यानी EMIC वेव्स क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन तरंगों की पहचान की और भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री में पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में देखी गई प्लाज्मा का तरंगों का एक रूप देखा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर बना स्टेशन जिसका नाम है मैत्री, जो भारत का अपना वैज्ञानिक केंद्र है, उन्होंने पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में प्लाज्मा, जो कि पदार्थ का चौथा रूप होता है, को देखा है। दृश्यमान ब्रह्मांड 99% से अधिक प्लाज्मा का बना हुआ है। प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। बाकी 3 अवस्था कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स के बारे में। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों फर्स्ट आ जाता है, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? किसको मिला है? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। तो मेन इसमें यही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। ये किसके द्वारा दिया गया? चुनाव आयोग के द्वारा। भारत का जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा ये दर्जा दिया गया। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टी से नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। साथ ही डी राजा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है। सेकंड आ जाता दोस्तों, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हर्षल पटेल। आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं और वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हर्षल पटेल से पहले यह रिकॉर्ड जो है भुवनेश्वर कुमार के नाम था, जिसने 81 पारी में अपने 100 विकेट पूरे किए। लेकिन हर्षल पटेल ने कितनी पारी में किए? 79 यानी 79। नेक्स्ट आ जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस प्रदेश में किया है? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया है। केंद्र के द्वारा शुरू किए गए इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है भारत चीन सीमा पर गांव का व्यापक विकास करना है। सरकार ने 4800 करोड़ रुपए के साथ वीपीपी को यानी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को मंजूरी दी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 के लिए विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो कौन बने हैं? डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर किसके कप्तान है? दिल्ली कैपिटल्स के। डेविड वार्नर के अलावा विराट कोहली और पंजाब के कप्तान शिखर धवन भी इस एलिट क्लब में शामिल हो चुके हैं।
डेविड वार्नर ने यह उपलब्धि 165 पारियों में हासिल की है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया है? किसने दिया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है, ओबीसी में शामिल किया है, जिसके तहत इनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन का पालन करते हुए यह फैसला लिया है। इससे ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य सरकार की भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। अब दोस्तों पढ़ते हैं क्रिप्टो फर्मों के बारे में। किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? किसने किया? अल सल्वाडोर ने। अल सल्वाडोर का है, ये अमेरिका की कंट्री है। मैप में चेक कर सकते हैं, ये जस्ट यूएसए के नीचे मिलेगी। सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। क्रिप्टो क्यूरेंसी एक्सचेंज बिटफिनिक्स अल सल्वाडोर में आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट आ जाता है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन सर्विस का नाम क्या है? क्या नाम है? रैपिड एक्स। क्या? रैपिड एक्स। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन सर्विस को रैपिड एक्स का नाम दिया है। इसका संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा किया जाएगा। यह ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी, जिसमें आ जाता है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, आरआरटीएस गलियारे पर। इस सर्विस से यात्रा समय की बचत होगी। अब दोस्तों पढ़ते हैं अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन के बारे में। इसका ट्रायल किस शहर में किया गया? भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? तो किस में किया गया? कलकत्ता में। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल संचालन किया। इस ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की सुरंग से संचालित किया गया। भारत के मेट्रो इतिहास में पहला मौका है जब किसी मेट्रो ट्रेन को अंडर वाटर संचालित किया जाएगा। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत के लगभग 40 साल बाद यह अवसर मिला है। मेट्रो के इस ऐतिहासिक संचालन से भारत का कोलकाता शहर जो है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई और काहिरा जैसे शहरों में शामिल हो गया है, जहां इस प्रकार की मेट्रो का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है किसे मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? किसको दिया है? साकिब उल हसन को, जो बांग्लादेश के क्रिकेटर है। साकिब ने जुलाई 2021 में भी सेम अवार्ड जीता था और इस साल मार्च महीने के लिए भी उनको यह अवार्ड दिया गया है। साकिब ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज आई में शानदार प्रदर्शन के दम पर यह अवार्ड जीता है। नेक्स्ट आ जाता है भारत के किस शहर में पहली बार 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है? कहां पर किया जा रहा है? बेंगलोर में। बेंगलोर में भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा है, जो इस तरह का पहला पोस्ट ऑफिस होगा। इस पोस्ट ऑफिस के निर्माण की लागत एक पारंपरिक इमारत की तुलना में 30 से 40% कम होने का अनुमान है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? कौन सा देश बना है? यूएसए। वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.65% बढ़कर $128.55 बिलियन हो गया है, जबकि 2021-22 में यह केवल कितना था? $119.5 बिलियन। अब सबसे ऊपर भारत का व्यापारिक देश कौन सा है? यूएसए। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, जो कि भारत की कप्तान है। तो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को वर्ष 2023 के लिए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। हरमनप्रीत विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। नेक्स्ट दोस्तों किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है, जिसने नई दिल्ली में युवा पोर्टल को लॉन्च किया है, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? कहां पर लॉन्च किया? मुंबई में। भारत के अंदर एप्पल का पहला रिटेल स्टोर मुंबई के अंदर खोला गया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक ने खुद ग्राहकों का स्वागत किया। एप्पल का यह रिटेल आउटलेट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित रिलायंस जियो वर्ल्ड ड्राई मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है।
मुंबई के बाद कंपनी दिल्ली में भी अपना रिटेल आउटलेट खोलने जा रही है। यह स्टोर दिल्ली के साकेत मॉल में 20 अप्रैल को खोला जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने करंट अफेयर कवर किया है 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक का। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।